रफाकत साहब के मरने के बाद बड़े बेटे ने बाप का करोड़ों का कारोबार संभाल लिया और अपनी बीवी बच्चों को लेकर दूसरे शहर चला गया। कैंसर ज़दा माँ छोटे बेटे के पास रहती थी, जो एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाता था। छोटे बेटे और बहू ने माँ की जी जान से बहुत खिदमत की और यहाँ तक बेटा माँ के इलाज के लिए लाखों रुपए का मकरूज हो गया। काफी अरसे बाद बड़ा बेटा माँ से मिलने आया तो माँ ने कहा, बेटा मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है और मैं बीमारी से मर जाऊंगी। पास बैठे छोटे बेटे ने जब ये अल्फाज सुने तो इसका वजूद लरस गया कि माँ ने। रफाकत साहब के दो ही बेटे थे, दोनों ही इन्हें अपनी जान से बढ़कर अजीज थे। वो अपने इलाके के चंद मशहूर कारोबारी शख्सियात में से एक थे। उन्होंने कभी भी अपने बेटों और बीवी के आरामो आसाइश में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। जिंदगी भर मेहनत से करोड़ों की जायदाद कमाई और जैसे ही बेटे हुए तो इन्हें भी ये कारोबार सिखाने लगे। बड़ा बेटा बड़ा ही मेहनती था और दिल लगाकर काम करने वाला था। इसने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की और फिर कोई और नौकरी ढूंढने की बजाय अपने वालिद का कारोबार संभालने लगा। वो दिल लगाकर अपने बाप के कारोबार को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करवा रहा था, जबकि छोटा बेटा असद इस कारोबार में कुछ खास दिलचस्पी नहीं लेता था। कई बार इसके अब्बू ने कहा कि आकर कारोबार को संभालो, ताकि तुम्हें भी इस कारोबार के लेन देन के बारे में पता चल सके और फिर मेरे बाद तुम दोनों भाइयों ने ही तो इस कारोबार को मजीद ऊपर लेकर जाना है। मगर असद जी चुरा जाता और कहता कि मुझे इस कारोबार में कोई दिलचस्पी नहीं। कारोबार भाई संभाल रहे हैं, मुझे तो पढ़ाने का शौक है और मैं ये चाहता हूँ कि अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके एक लेक्चरार बन जाऊं। बाप को भी अपने बेटे की फरमाइश से कोई फर्क नहीं पड़ता था। आखिर इनके पास खुदा का दिया हुआ सब कुछ था, पैसे की जरा भी कमी ना थी। इसलिए शौकिया तौर पर जो भी छोटी मोटी नौकरी करके अपना शौक पूरा करना चाहता था, रफाकत साहब को इससे कोई मसला न था। धीरे धीरे वक्त गुजरा और बड़े बेटे की शादी की उम्र हो गई। रफाकत साहब ने अपने ही एक रिश्तेदार के यहाँ से बड़े बेटे की शादी करवा दी। घर में बहू आने से रौनकें भी आ चुकी थी। रफाकत साहब की बीवी ने बहू को बहू नहीं बल्कि बेटी समझा था। रफाकत साहब की बीवी को अपने बड़े बेटे से बहुत ही मोहब्बत थी और यूं इसके घर आई यासिर की बीवी से भी वो उतनी ही मोहब्बत करने लगी थी, जबकि बड़ी बहू बहुत ही तेज तरार और झगड़ालू सी लड़की थी। इसने तो यहाँ आने से पहले सोच रखा था कि वो इस घर में फूट डालेगी। इसने धीरे धीरे सबसे पहले सबका दिल जीता और फिर सबकी आदतों अतवार को नोट करना शुरू कर दिया। वो जल्दी ये बात जान चुकी थी कि सारा बिजनेस इसका शौहर संभाल रहा है। बाप भी हर वक्त यासिर को ही आवाज देता है और जो भी कारोबारी मशवरा करना हो वो यासिर से ही करता है। जबकि वहीं रफाकत साहब की बीवी यानी इसकी माँ भी हर वक्त बड़े बेटे के ही नाज नखरे उठाती है और इसकी एक तकलीफ पर वो तड़प उठती है। जबकि वहीं अगर यासिर के छोटे भाई असद की बात की जाए तो इसे तो किताबी कीड़ा कहा जा सकता था। जब घर आता तो सरसरी सी सबके साथ सलाम दुआ करने के बाद वो अपने कमरे में चला जाता, जो कमरा कम और लाइब्रेरी ज्यादा लगा करता था। वो अपना ज्यादातर वक्त किताबों के साथ गुजारता और पढ़ाई करता रहता, क्योंकि इसे पढ़ने का बेहद शौक था। इसने कभी किसी मामले में ज्यादा दिलचस्पी नहीं ली थी। अगर इससे कुछ पूछा भी जाए तो कह देता कि आपकी अपनी मर्जी है, जो दिल चाहे करें, मैं इसी में राजी हूँ। ये बात तो यासिर की बीवी मेमूना के लिए बड़ी ही अच्छी थी। इसने सबको अपनी मुट्ठी में कर लिया। सास तो बहू की गर्विदा हो चुकी थी, जबकि वहीं यासिर तो अपनी बीवी के पास पास ही मंडलाता रहता। काम पर भी जाता तो घंटे में 2 बार बीवी को फोन जरूर करता, जबकि असद को इन सभी मामलात से कोई खास सरोकार ना था। कुछ माह बाद रफाकत साहब की तबीयत काफी खराब रहने लगी। वो बीमार रहने लगे थे। तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी तो अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया। यूं रफाकत साहब की बीवी शौहर की खराब तबीयत देखकर अलग परेशान रहने लगी। एक रोज जब असद को घर आते देखा तो गुस्से से कहने लगी कि क्या तुम्हें खबर नहीं कि तुम्हारा बाप जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। ये नहीं कि मुझे अस्पताल ही ले जाओ, जाकर अपने बाप की खिदमत कर लो। ये तो मेरा बड़ा बेटा यासिर ही है जो काम कर रहा है और अपने बाप की सेहत का ख्याल रखने के साथ साथ कारोबार को भी संभाल रहा है और घर को भी देख रहा है। मगर तुम न जाने कहाँ खोए रहते हो। घर आते हो तो कमरे में घुस जाते हो, कमरे से निकलो तो सीधा यूनिवर्सिटी चले जाते हो। असद फौरन से कहने लगा कि माँ, मैं कल रात से अब्बू के पास ही था, सारी रात इनके करीब रहा। रात को थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी मांगते थे। कल सारी रात मैं सो ना सका और फिर जैसे यूनिवर्सिटी का टाइम हुआ तो बगैर आराम किए मैं सीधा यूनिवर्सिटी चला गया
और अभी 2 बजे घर वापस आ रहा हूँ। माँ ने जब ये सुना तो फौरन मुंह बनाकर कहने लगी, तो क्या एहसान किया है? बड़े भाई को भी तो देखो, वो भी तो कारोबार संभाल रहा है, घर भी देख रहा है। यूं हमेशा रफाकत की बीवी अपने बड़े बेटे को अच्छा और छोटे बेटे को गलत साबित करने में लगी रहती थी। कुछ रोज की अलालत के बाद रफाकत साहब इस दुनिया से चल बसे, जिसका सदमा तीनों पर ही बड़ा भारी गुजरा था। रफाकत साहब की बीवी तो शौहर के मरने पर बिल्कुल टूट कर ही रह चुकी थी, जबकि यासिर और असद तो रो रो कर हलकान हो चुके थे। दोनों की आंखें बिल्कुल सूज चुकी थीं, हर वक्त अब्बा की याद में निढाल से रहते। मगर वो कहते हैं ना कि हर जख्म को वक्त अपने अंदर समा लेता है और धीरे धीरे वक्त के साथ साथ जीना पड़ता है। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कई हफ्ते तो इनकी जिंदगी यूं ही दरम भरम रही, मगर जैसे जैसे उन्होंने देखा कि बाप के जाने के बाद कारोबार में नुकसान होने लगा है और घर के हालात भी अजीबो गरीब होने लगे हैं, तो एक बार फिर वो जिंदगी की जानिब लौटने लगे। यासिर ने मेहनत करके कारोबार को संभालना शुरू कर दिया। वो अपने बाप की तरह हर फैसला समझदारी से लेने लगा था, जबकि असद ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ अब एक कॉलेज में लेक्चर देना भी शुरू कर दिया था। शौहर के मरने के बाद रफाकत की बीवी का रवैया अभी भी वही रहा। वो अपने बड़े बेटे का बेहद ख्याल रखती। वो काम से वापस आता तो इसकी खूब आवभगत करती, इससे सारे दिन का हाल अहवाल पूछती। अगर कभी तबीयत खराब होती तो असद की दौड़े लगवा देती, फलां डॉक्टर के पास लेकर जाओ, फलां चीज भाई के लिए लाओ, भाई के सिरहाने खड़े रहो। हालांकि घर में नौकर मौजूद थे, मगर इसके बावजूद हर काम असद से ही करवाया करती और कहती कि अपने बड़े भाई की तरह मेहनती और कारोबारी बन जाओ। जैसे ये मेहनत करता है और रात दिन करता है, तुम भी वैसे ही करो। जबकि दूसरी जानिब असद वो भी अपने भाई की तरह मेहनत कर रहा था। बस फर्क इतना था कि इसे कारोबार की जगह अपनी पढ़ाई और साथ लेक्चर पर तवज्जो देना था। कुछ अरसे बाद असद की शादी करवा दी गई। इसकी बीवी भी इसी की तरह इंतहाई सुलझी और बाइखलाक, अपने काम से काम रखने वाली और हर रिश्ते की इज्जत करने वाली थी। जैसे ही दूसरी बहू आई तो यासिर की बीवी मैमूना ने धीरे धीरे अपने शौहर के कान भरने शुरू कर दिए और कहने लगी कि आपने सारा बिजनेस आसमान तक पहुंचाया है। जहां तक मुझे याद है, आपके वालिद साहब ने भी इतनी तरक्की ना की थी जितनी आपने की है। आज आप ही की वजह से सब आसाइश भरी जिंदगी गुजार रहे हैं। यासिर अपनी बीवी की मुंह से अपनी तारीफें सुनता तो खुश हो जाता और कहता कि चलो, कोई तो है जो मेरी काविशों को सराहता है, वरना माँ तो हर वक्त ही कहती रहती है कि ये सारा बिजनेस और कारोबार तुम्हारे बाप का खड़ा किया हुआ है। अगर तुम्हारा बाप मेहनत करके इस नौबत तक ना पहुंचाता तो आज हम लोग यहाँ ना होते। जबकि मैमूना ने ऐसी बातें करके शौहर को अपनी मुट्ठी में कर लिया था। वो लोग अभी तक यूं ही गांव में ही अपनी बड़ी सी कोठी में रहते थे, जबकि मैमूना शहर से आई हुई लड़की थी। एक रोज बहाने से शौहर को कहने लगी कि बड़ा अरसा हुआ है, मैं अपने माँ बाप से मिलने के लिए नहीं गई, चलो कुछ दिन के लिए वहां रह लेते हैं। यासिर भी इस गांव से बाहर निकलकर जाना चाहता था और जिंदगी एंजॉय करना चाहता था। इसलिए इसने बीवी का कहना मान लिया और बीवी बच्चों समेत कुछ दिनों के लिए अपने ससुराल चला आया। माँ ने जब बेटे को जाते देखा तो खूब दुआएं दी और कहा कि जल्द लौट आना। जबकि मैमूना तो अपना सारा सामान यूं पैक करके जा रही थी जैसे दोबारा यहाँ वापस आना ही ना हो। वहां जाते ही शहर की रंगीनियां और सुकून दिखाकर मैमूना ने यासिर को वहीं काम करने को कहा। वहीं मैमूना के घर वाले भी यासिर को कहने लगे कि कब तक गांव में बगैर सहूलियात के रहोगे, बेहतर नहीं कि अपना सारा कारोबार शहर में शिफ्ट कर लो और यहीं पर घर लेकर अपनी बीवी बच्चों के साथ रहने लगो। कल को बच्चे बड़े होंगे, इन्हें स्कूलों में दाखिल करवाना ताकि इनका मुस्तकबिल भी तुम्हारी तरह संवर सके। यासिर को अपनी बीवी और सास ससुर का मशवरा बेहद पसंद आया। वो मान गया और यूं इसने वहीं पर रहते हुए चंद ही माह में सारा कारोबार वहां ट्रांसफर कर लिया और वहीं पर घर लेकर अपनी बीवी बच्चों के साथ रहने लगा। रफाकत की बीवी को जब इस बारे में इल्म हुआ तो इसे हैरत हुई थी। बेटे से कहने लगी कि तुम तो शहर के ही होकर रह गए हो, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती? मुझे यहाँ से ले जाओ, मैं यहाँ तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मैमूना को जब ये बातें पता चली तो इसने मुंह बिगाड़ लिया। कहने लगी कि आंटी यहाँ आकर भला क्या करेंगी, शहर के माहौल में कैसे रह सकेंगी? वहां इनके आस पड़ोसी रिश्तेदार हैं जिनके साथ वो बातों में लगी रहती हैं, यहाँ भला है ही कौन? बच्चे स्कूल चले जाते हैं और मैं अपने माँ बाप के घर होती हूँ, तो यहाँ रहकर क्या करेंगी? इतना कहने के बावजूद भी यासिर अपनी माँ को वहां ले गया। पीछे असद और इसकी बीवी घर में अकेले रह गए। इनका हाथ थोड़ा बहुत तंग होता चला जा रहा था, क्योंकि जब से यासिर ने कारोबार शहर में शिफ्ट किया था,
इसने खर्चे के लिए पैसे छोटे भाई को नहीं दिए थे। रफाकत की बीवी चंद रोज बेटे के घर रही तो बहू के बदलते तेवर देखकर वो सोच में पड़ चुकी थी। जानती थी कि वो यहाँ इसके रहने से खुश नहीं, मगर इसके बावजूद हर वक्त बड़े बेटे और बहू के गुण गाती रहती, जैसे इसकी आदत बन चुकी थी। वो चंद रोज वहां रही और फिर यूं ही बेटे को आजमाने के लिए कहने लगी कि तुम तो हर वक्त घर से बाहर रहते हो, मेरे पास बैठते भी नहीं, मैं तो वापस गांव जा रही हूँ। इसने समझा था कि माँ की ऐसी बात सुनकर बेटा फौरन पिघल कर माँ के पास आएगा और सीने से लगाकर हजारों जतन करके इसे रोकेगा, मगर ऐसा ना हुआ। इसके जज्बात पर पानी तो उस वक्त फेरा जब बड़ा बेटा फौरन बोला कि मैं अभी ड्राइवर को कहता हूँ कि वो आपको छोड़ आता है। फिर क्या था, आधे घंटे बाद ड्राइवर के साथ रफाकत साहब की बीवी बैठी हुई गांव की जानिब रवाना हो चुकी थी। गांव वापस आई तो असद की बीवी सास को इतनी जल्दी वापस देखकर हैरान थी। सवाल करने लगी तो फौरन बात बदलकर रफाकत साहब की बीवी कहने लगी कि वो शहर में मेरा दिल बहुत तंग पड़ने लगा था, वरना मेरा बड़ा बेटा तो सुबह शाम मेरी खिदमत करता, कभी कहीं घुमाने ले जाता तो कभी खाना खिलाने ले जाता, मगर मैं तो थक गई थी, इसलिए सोचा कि गांव में ही रहूंगी, कभी कभार बेटे से जाकर मिल आया करूंगी। असद और इसकी बीवी को भी कोई मसला ना था। सारे कारोबार पर यासिर की ही हुक्मरानी थी। इसने कई माह से 1 रुपया भी असद को ना दिया था। इसने इसके बावजूद एक लफ्ज भी ना कहा। वो खुददार सा लड़का था, मांगने की आदत इसको ना थी। इसने मेहनत करके एक अच्छे कॉलेज में लेक्चर देना शुरू कर दिया, जिससे जो आमदनी आती वो अपना और अपने घर वालों का खर्चा उठाता। कुछ अरसा गुजरा तो रफाकत साहब की बीवी की तबीयत खराब रहने लगी। जब टेस्ट करवाए गए तो ये बात सामने आई कि इन्हें कैंसर है और जल्द अज जल्द इलाज करवाना पड़ेगा। असद को जब ये खबर मिली तो वो रोने लगा और माँ से लिपट कर कहने लगा कि मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा, आपका हर मुमकिन इलाज करवाऊंगा। इसने ये खबर बताने के लिए बड़े भाई को कई बार कॉल की, मगर इसने फोन नहीं उठाया। जब भी शहर जाने का सोचता तो कोई ना कोई काम बीच में आ जाता। इसने अपने पैसों से ही माँ का इलाज करवाना शुरू किया। आखिर को माँ इसकी भी जिम्मेदारी थी। वो लाखों रुपए का मकरूज हो गया, मगर माँ के इलाज में कमी न आने दी। इसके बावजूद इसकी माँ इसे कोसती ही रहती, कभी क्या फरमाइश करती और कभी क्या फरमाइश करके कहती, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, काश मेरा बड़ा बेटा यासिर यहाँ होता तो देखते तुम लोग कैसे वो भाग भाग कर मेरा इलाज करवाता और मैं अब तक ठीक भी हो चुकी होती। यूं रोज बरोज माँ की बातें सुनकर असद और इसकी बीवी काफी दुखी दिल हो चुके थे, मगर इसके बावजूद पलट कर कभी माँ को जवाब तक ना दिया। असद अपनी माँ की वजह से काफी परेशान रहने लगा था। इनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही थी और अब इसकी जेब में 1 रुपया भी ना रहा था। वो अपनी बीवी से कहने लगा कि मैं अपनी माँ के इलाज के लिए और पैसे कहाँ से लाऊं, जितनी रकम और जमा पूंजी थी सब लगा दी है और कर्जा भी बढ़ता ही चला जा रहा है। असद की बीवी ने जब ये सुना तो कुछ सोचने के बाद कहने लगी कि आप यासिर भाई से मदद क्यों नहीं ले रहे, उन्होंने अपने अब्बू का सारा कारोबार संभाल रखा है और पलटकर देखा भी नहीं। हालांकि इस कारोबार पर जितना आपका हक है उतना ही उनका भी है। ये तो आपके मरहूम वालिद साहब थे जो विरासत की वसीयत करने से पहले ही इस दुनिया से चल बसे, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं था कि अगर वो कारोबार संभालते हैं तो हर चीज इनके ही सुपुर्द हो गई है। असद ने जब ये सुना तो कुछ सोचने के बाद बोला कि मैं कभी भी अपने बड़े भाई से पैसे नहीं मांगूंगा। अगर वो अपनी मर्जी से माँ का इलाज करवाना चाहें तो बेशक करवाएं, मेरी खुददारी मुझे इजाजत नहीं देती कि मैं अपने भाई के सामने हाथ फैलाऊं। जब असद की बीवी ने ये सुना तो कमरे में चली गई और अपना सारा जेवर लेकर बाहर आई और कहने लगी कि असद, ये चीजें तो इंसान के बनाव सिंगार के लिए होती हैं, क्या फायदा चीजों का जब इनके होते हुए हम अपनी सबसे कीमती चीज खो दें। ये जेवरात मुझे अपनी सास से बढ़कर तो नहीं, इसलिए आप जाएं और ये जेवर बेच दें, इससे हम अम्मी का इलाज करवा लेते हैं। असद ने जब ये देखा तो कांप उठा, जेवरात वापस करके दिए और कहने लगा ये तुम्हारे ही हैं, मगर असद की बीवी ने वो जेवरात असद को जबरदस्ती थमा दिए और कहने लगी कि शादी के बाद आपकी हर चीज और मेरी हर चीज पर हम दोनों का बराबर का हक है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप इससे अम्मी का इलाज करवाएं। ये मंजर सामने बैठी माँ बखूबी देख रही थी, मगर इसके बावजूद इसके माथे पर आए हुए बल उतर न सके थे। बेटा घर से निकला तो वो इसे कोसने लगी और फिर कहने लगी कि कैसे कंगाल बेटे के पास रह रही हूँ जो अपनी माँ का इलाज करवाने के लिए बीवी का जेवर बेच रहा है। काश मेरा यासिर बेटा यहाँ होता तो मुझे किसी के एहसान उठाने की जरूरत ही ना पड़ती।
बहू ने जब ये सुना तो इसकी आंखों में आंसू आ गए। वो दिल ही दिल में कुढ़ने लगी। जी तो चाहता था कि अपनी सास से दो टोक बात करे और पूछे कि हमारी खिदमत में कहाँ कमी रही है। सारी रात आपके पास खड़े रहते हैं, आप एक बार आवाज देती हैं, हम दोनों 10 बार आपकी आवाज पर जी अम्मी कहकर दौड़े चले आते हैं। आपके हर नाज नखरे उठा रहे हैं, जैसे किसी बच्चे को बहलाया जाता है, मगर इसके बावजूद न जाने रफाकत साहब की बीवी को अपने छोटे बेटे और बहू से कैसी चिढ़ थी। जेवर बेचकर एक बार फिर रफाकत साहब की बीवी का इलाज शुरू करवा दिया गया, मगर तबीयत मजीद बिगड़ती चली गई। एक रोज यासिर को माँ का ख्याल आया। वो शहर जाकर नए दोस्तों और नई कारोबारी शख्सियात में इस कदर उलझ चुका था, माँ और भाई का तो ख्याल ही ना आया। गांव आया और घर में दाखिल हुआ तो माँ की हालत देखकर परेशान होने लगा। माँ ने अरसे बाद जब बड़े बेटे को अपने सामने देखा तो इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो खुशी से रोने लगी और आकर बेटे को गले लगा लिया। कितनी देर फूट फूट कर रोती रही और कहती कि बेटा तुम कहाँ चले गए थे, तुम नहीं जानते मैंने तुम्हें कितना याद किया, तुम्हें बुलाया मगर तुम्हारा तो फोन भी बंद जा रहा था। यासिर ने यह सुना तो इसे अपनी गलती का एहसास हुआ। कहने लगा कि मेरा पुराना मोबाइल गिर चुका था, इसलिए मैंने नया मोबाइल और सिम खरीदी थी, तो आप लोगों से बात करने का टाइम ही ना मिला। असद ने जब भाई का ये बहाना सुना तो सर झुकाकर रह गया। वही माँ ने बेटे को देखते ही असद के बारे में तमाम तर बुराइयां बताना शुरू कर दी और अपनी बीमारी का बताकर कहने लगी कि बेटा मैं मजीद अब यहाँ नहीं रह सकती, ये लोग मुझे कभी भी वो मोहब्बत और प्यार नहीं दे सकते जो मैं तुमसे चाहती हूँ। हर वक्त मुझे डांटते मारते रहते हैं और धुतकारते रहते हैं। तू ही मेरा सगा बेटा है, मुझे यहाँ से ले जा। ये लोग तो कंगाल हो चुके हैं, मेरा इलाज नहीं करवाते, मैं कई कई रोज तक भूखी पड़ी रहती हूँ और कोई पानी तक नहीं पूछता। अगर बहू से कुछ खाने को मांगती हूँ तो झिड़कने लगती है। असद और इसकी बीवी ने जब अपनी माँ के मुंह से अल्फाज सुने तो गोया आसमान इनके सर पर टूट पड़ा था। वो बेयकीनी के साथ माँ को देख रहे थे। भला ये सब कब हुआ था? उन्होंने तो आज तक कभी माँ के सामने उफ तक ना की थी। असद की आंखों में बेयकीनी थी। पहली बार सबके सामने इसकी आंखों से आंसू गिरे थे। मजीद इसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो चुका था। वो माँ के पास आया और खाली हाथों पर नजर डालकर फिर माँ को देखने लगा। फिर कहने लगा कि मुझ जैसी बदबख्त औलाद शायद पूरी दुनिया में ही मौजूद ना होगी, जिसने पहले बाप को खो दिया और माँ जो हर वक्त इसके करीब होने के बावजूद भी इसकी ना रही। इतना कहकर असद वहां से चला गया, जबकि माँ तो यासिर से ही लिपटी बैठी थी। असद की बीवी ने अपनी सास का सारा सामान पैक किया और वो इनसे मिले बगैर बड़े बेटे के साथ शहर चली गई। सारे रास्ते बेटे को मक्खन लगाती रहीं और ऐसी बातें करती रहीं जिससे लगे कि वो बड़े बेटे से बहुत ही मोहब्बत करती हैं और छोटे से तो जैसे इसका जी उचाट हो चुका है। वहीं असद माँ के जाने के बाद कितनी देर तक बीवी के सामने फूट फूट कर रोता रहा और दिल की भड़ास निकालता रहा। इसने तो अपनी माँ के लिए जी जान लगाती थी, मगर माँ ने बचपन से अब तक इन दोनों के बीच होने वाले फर्क को खत्म ना किया था। शायद इसकी वजह यह भी थी कि यासिर खूबसूरत था, बिल्कुल अपनी माँ की तरह, जबकि असद का रंग सांवला था और वाजिबी सी शक्ल का था, रफाकत साहब की तरह। मगर खैर, दोनों दोबारा से अपनी जिंदगी मामूल पर लाए और हर माह जो भी तनख्वाह आती इससे कर्ज उतारते और अपने घर का खर्च भी चलाने लगे। वहीं रफाकत साहब की बीवी जब एक बार फिर बड़े बेटे और बहू के रहमो करम पर आई तो इसे अंदाजा होने लगा कि वो कितनी गलत थी। बड़ी बहू ने तो सचमुच कभी पानी भी ना पूछा था, ना ही खाने पर ध्यान दिया था। नौकरानी भी नखरे करने वाली थी, कभी खाना दे देती तो कभी कई हफ्ते दुआ खत्म हुई रहती, मगर कोई लाकर देने वाला ना होता। बहू बेटा घर से बाहर घूमने के लिए निकल जाते और वो सूख कर तिनका हो चुकी थी। एक रोज यासिर और उसकी बीवी घर आए तो वो अपनी गलती पर शर्मिंदा थी। गुस्से से बेटे को बातें सुनाने लगी और कहने लगी कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी खरे और खोटे को पहचानने में। मेरा बेटा असद ही मेरा असल बेटा है, जिसको मैंने हमेशा कमतर समझा, मगर इसने मेरे सामने उफ तक ना की। यासिर ने भाई की तारीफें सुनी तो आग बगोला हो गया, माँ से लड़ने लगा और फिर बीवी के मशवरे पर माँ को ओल्ड होम छोड़ाया। बेटे के होते हुए वो ओल्ड होम में आई थी तो सदमे से बेहोश हो गई। वहीं किसी ने असद को जब ये खबर दी कि इसकी माँ को बड़ा बेटा ओल्ड होम छोड़ आया है तो इससे बर्दाश्त ना हुआ, तो फौरन शहर पहुंचा और शहर के ओल्ड होम में अपनी माँ को ढूंढने लगा। एक ओल्ड होम से इसे अपनी माँ मिली तो माँ बेटे को देखकर फूट फूट कर रोने लगी, इससे माफी मांगने लगी। असद का दिल साफ था, अपनी माँ को माफ कर दिया और वापस अपने साथ घर ले आया।
वापस घर आने के एक माह तक वो जिंदा रही थी। जब तक जिंदा रही, बहू बेटे के साथ इसका रवैया अच्छा रहा। अच्छा वक्त गुजारा और फिर वकील से बात करके अपने छोटे बेटे को इसका हक भी दिलवाया। यासिर छोटे भाई को हिस्सा ना देना चाहता था, मगर फिर कानूनी कार्रवाई के बाद इसे मजबूरन सभी जायदाद को बराबर बांटना पड़ा। सारी जिंदगी तफरीक करने वाली माँ ने आखिर में ये नेकी की थी कि अपने छोटे बेटे को इसका हक दिलवाया और फिर एक रोज इस दुनिया से चल बसी।